हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग DPP4 का रिवीजन स्टार्ट करते हैं, जिसमें सीक्वेंस सीरीज और बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस हैं। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, हमें ये सम निकालना है 3/1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल 4/2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, है ना, ऐसे करके। तो पहले तो इसका जनरल टर्म अगर देखो तुम ध्यान से, तो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 फैक्टोरियल है, ठीक। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 फैक्टोरियल है, ऐसे ही लास्ट में देखो कि 2008 है तो 2008 का फैक्टोरियल है, ठीक। और फिर बगल में उनसे एक एक छोटे नंबर लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर 2008 के बगल में 2007 और 2006 लिखा हुआ है, ऐसे ही वहां पर देखो तो 4 फैक्टोरियल के बगल में 3 और 2 लिखा हुआ है, ठीक। तो जनरल टर्म देखो नीचे मैंने लिख रखा है, बाकी सोल्यूशन में भी लिखा हुआ है k+2 का फैक्टोरियल, k+1 का फैक्टोरियल, k फैक्टोरियल। तो देखो तीनों से k+1 फैक्टोरियल को तुम लिखे ना k+1 इंटू k फैक्टोरियल, k+2 को लिखे ना k+2 इंटू k+1 इंटू k फैक्टोरियल। तो k फैक्टोरियल कॉमन निकल आएगा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर अंदर बचेगा 1, यहाँ पर k+1 और यहाँ पर k+1 इंटू k+2। ये मल्टीप्लाई होगा तो k स्क्वायर प्लस 3k+2 आएगा, फिर k स्क्वायर 3k में k ऐड होगा तो 4k और 2 और 2 4k, ये आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई करना k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, तो ये आ जाएगा k+2 का होल स्क्वायर। तो एक k+2 ऊपर है तो देखो एक ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पहुंच गए। हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस फॉर्म जनरेट करनी है किसी भी तरीके से, तो उसके लिए कोशिश ये होनी चाहिए हमेशा कि नीचे फैक्टोरियल एक बन जाए पूरा का पूरा, है ना। मतलब यहाँ पर फैक्टोरियल है लेकिन साथ में कुछ और भी है, तो हम कोशिश ये करें कि फैक्टोरियल बन जाए। तो उससे फायदा क्या होगा वो बात के स्टेप में पता चलेगा। तो हम लोग ने बोला कि k फैक्टोरियल है, k+2 है, अगर k+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो नीचे देखो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी k+2 का फैक्टोरियल। तो हम लोग ने किया k+1 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो ये बन गया k+1 अपॉन k+2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू। अब k+1 को हम लोग ने लिख लिया है, k+1 को लिख लिया है यहाँ पर नीचे k+2 -1 डिफरेंस लाने के लिए, और दोनों के नीचे डिनोमिनेटर जो कि k+2 फैक्टोरियल था तो लिख लिया। क्या गया k+2 अपॉन k+2 का फैक्टोरियल -1 अपॉन k+2 का फैक्टोरियल, और उसके बाद ये स्टेप आ जाएगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला स्टेप। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि k+2 फैक्टोरियल को k+2 इंटू k+1 का फैक्टोरियल लिखेंगे तो k+2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमें डिफरेंस फॉर्म मिल गई जो हम चाह रहे थे। हमें मिल गया समेशन 1 से लेकर 2006 और 1 अपॉन k+1 का फैक्टोरियल -1 अपॉन k+2 का फैक्टोरियल। तो अगर ये t ऑफ k है तो ये t ऑफ k+1 है, इस टर्म में k की जगह k+1 रखते तो यहाँ तो डिफरेंस फॉर्म में आपको डायरेक्ट आंसर लिखना आता होगा। जो k वाइज छोटा है उसमें लोअर बाउंड रख दो, तो इन दोनों में k वाइज छोटा कौन है ये, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1, तो 1/2 फैक्टोरियल। जो k वाइज बड़ा है उसको यहाँ पर रख दो, तो 1/2 फैक्टोरियल -1/2008 फैक्टोरियल। तो ये ट्रिक अगर आपको नहीं पता डायरेक्ट आंसर लिखने वाली तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। आप k की वैल्यू 1 2 3 अप टू 2008 कॉलम वाइज लिखना और देखना कि टर्म्स कैंसिल होंगे। सबसे पहले वाले से पहला वाला बचेगा और सबसे लास्ट वाले से सबसे पहले वाला जो आएगा जब k की वैल्यू 1 रखोगे तो 1/2 फैक्टोरियल बचेगा बस, और लास्ट वाले में 1/2008 फैक्टोरियल बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। कई क्वेश्चन आपने ऐसे किए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है कि इसकी वैल्यू दे रखी है π/4 होती है, 1 - 1/3 + 1/5 एंड सो ऑन, और इसकी वैल्यू पूछिए। तो देखो हम लोग करेंगे क्या कि ये 1/1 × 3 है, तो इसको लिख सकते हो, देखो क्या लिख सकते हो इसको, अगर हम ऐसे लिख लें 1/1 - 1/3, तो जब एलसीएम लोगे तो 3 - 1 एक 2 का फर्क आ जाएगा, तो एक 2 का फर्क आ जाएगा, उसको कंपनसेट करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसे जो दूसरा टर्म है 1/5 × 7, तो अगर हमने इसको लिख दिया 1/5 - 1/7, तो देखो जब एलसीएम ले लोगे तो अगेन एक 2 एक्स्ट्रा आ रहा होगा, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए एक 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो वही किया बस हम लोग ने कि यहाँ पर इस पूरी सीरीज में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और 1/1 × 3 को ऐसे लिख लिया 1/2 × 1 - 1/3, ऐसे या तो लिख लो 1/5 × 7 को 1/2 1/5 - 1/7, ऐसे ही 1/9.11 यानी 9 × 11 को सेम लॉजिक से आप क्या लिख लेंगे 1/2 1/9 - 1/11, ठीक है। और फिर सबको जब यहाँ पर रख दोगे, ये सारी चीजें यहाँ पर रख दोगे तो 1/2 कॉमन आ जाएगा और कुछ ऐसी सीरीज दिखने लगेगी।
1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9 माइनस 1/11 और इसका सम क्वेश्चन ने कितना दे रखा है π/4। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 1/2 इंटू π/4। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। तो आंसर कितना आ गया π/8। ठीक है कि नहीं, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है लेट ए जी एच बी ए एम जी एम एंड एच एम बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। तो मैंने टू पॉजिटिव नंबर ए और बी मान लिए। तो ए एन क्या होता है ए प्लस बी बाई टू, जी एम क्या होता है अंडर रूट ए बी और एच एम होता है टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। इफ एक्स इंटू ए is equals to y into g is equals to z into h where x y z are non zero quantities then x y z के बारे में बताना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये पहली चीज लिख ली हम लोग ने कि पहले दो को बराबर कर दिया तो x a is equals to y g आ गया। ठीक है, तो यहाँ से x अपॉन y g अपॉन a के बराबर आ जाएगा और g और a की वैल्यू तुम यहाँ से रख दो। तो x अपॉन y का ये रेशियो आ जाएगा। भाई g की जगह रखेंगे रूट ए बी, ए प्लस बी बाई टू, टू ऊपर चले जाएगा तो ये रेशियो आ गया। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को बराबर किया वाई जी इज इक्वल टू जेड एच। तो यहां से y बाई जेड किसके बराबर आ गया h बाई y बाई जेड किसके बराबर आ गया h बाई जी के बराबर। तो h की वैल्यू रखी टू ए बी अपॉन ए प्लस बी और g की वैल्यू रखी रूट ए बी। तो अगर दिक्कत हो रही हो तो एक बार रख के देख लेते हैं। देखो y बाई जेड आ रहा है अपने पास h बाई जी। ठीक, h की वैल्यू है टू ए बी अपॉन ए प्लस बी और g की वैल्यू है रूट ए बी। तो ये कैंसिल हो जाएगा एक रूट ए बी, तो आ जाएगा टू रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी, जो कि ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो इन दोनों को देखो तो x अपॉन वाई और y अपॉन जेड बराबर आ गए कि नहीं। तो x z किसके बराबर हो गया y स्क्वायर के बराबर हो गया, या यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि x y z किसमें है जी पी में। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, सभी को क्लियर होना चाहिए। चलो ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल है। सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल ऑब्टेन्ड बाय कलेक्शन ऑफ लाइक टर्म्स आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ दिस। मतलब इसको एक्सपेंड किया है और फिर इस फॉर्मेट में लिख दिया है। मतलब कि जो जो x की पावर्स आ रही हैं उनको कलेक्ट करते चलेंगे। तो मैक्सिमम पावर क्या आएगी 2 इंटू 743 प्लस 2 इंटू 744, तो वो 2974 आ रही है। तो फिर करना क्या है अपने को कि इन सारे कोएफिशिएंट्स का सम निकालना है। मतलब x की पावर 0 का कोएफिशिएंट, x की पावर 1 का कोएफिशिएंट, x की पावर 2 का, x की पावर 3 का अप टू x की पावर 2974 का। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बस क्या करो कि जो भी जिसको एक्सपेंड कर रहे हो उसमें x की वैल्यू 1 रखो। जब x वैल्यू यहाँ पर देखो 1 रखोगे तो कोएफिशिएंट्स ही तो बचेंगे ना। तो सीधे सीधे हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स निकालना हो आफ्टर कलेक्टिंग द लाइक टर्म्स तो अपने को क्या करना है, अपने को x की वैल्यू 1 रख देनी है। ठीक है, तो 2 प्लस 3 माइनस 4 की पावर 744, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इजी क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है जिसमें कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है। ये a n दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3 टू द पावर n, दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी a n माइनस बॉक्स ऑफ a n। मतलब बेसिकली a n माइनस बॉक्स ऑफ n क्या हो जाएगा, a n माइनस बॉक्स ऑफ n हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a n। तो हमें उसकी बात करनी है n टेंडिंग टू इंफिनिटी में इसके फ्रैक्शनल पार्ट की हमें वैल्यू बतानी है। तो पहले तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट, ये जो भी नंबर अपने को दिख रहा है यहाँ पर a n, इसका हमें फ्रैक्शनल पार्ट निकालना होगा। तो आओ समझ लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो हम लोग ने क्या बोला कि हर नंबर में इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो ये जो नंबर, ये जो जिसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है हमें, उसको i प्लस एफ मान लिया, i इंटीग्रल पार्ट, f फ्रैक्शनल पार्ट, और f 0 से 1 के बीच में होगा। क्योंकि यहाँ पर रूट 3 भी इन्वॉल्व है तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 तो नहीं आने वाला इसका किसी भी सूरत में। ठीक है, तो 0 पे इक्वलिटी नहीं लगेगी। फिर 2 माइनस रूट 3 की पावर n को f डैश बोल दिया। अब 2 माइनस रूट 3 तो 2 माइनस 1.732, तो ये 0 से 1 के बीच का नंबर आएगा। उसकी जितनी भी तुम पावर बढ़ाते जाओ हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा। तो ये f डैश जो है ये 0 से 1 के बीच की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर f 0 से 1 है और f डैश भी 0 से 1 है तो f प्लस f डैश देखो 0 से 2 के बीच में होगा कि नहीं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो ये हम लोग ने इतनी बातें पता करनी। ठीक है, उसके बाद दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करेंगे और बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो देखो ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे और इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स वाले टर्म 2 बार आ जाएंगे। तो वो लिख दिया 2 इंटू एन सी नॉट 2 की पावर n। ठीक है,
और फिर आगे भाई NC2 2 की पावर n माइनस 2 इंटू रूट 3 का स्क्वायर, NC4 2 की पावर n माइनस 4 इंटू रूट 3 की पावर 4, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, रूट 3 की पावर 4 9 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे इंटीजर बन जाएंगे और साथ में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ओवरऑल राइट हैंड साइड क्या आ रही है, इंटीजर आ रही है। ठीक, तो i प्लस एफ प्लस एफ डैश क्या आ गया, इंटीजर आ गया। i खुद इंटीजर है और ये भी इंटीजर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीजर में इंटीजर जोड़ के इंटीजर आ सकता है, तो f प्लस एफ डैश को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं। अब f प्लस एफ डैश की वैल्यू 0 से 2 जा रही थी, तो 0 से 2 के बीच में तो एक ही इंटीजर हो सकता है, क्या 1। तो हमें ये पता चल गया कि f प्लस एफ डैश जो होगा उसको इंटीजर होना पड़ेगा, और f प्लस एफ डैश की रेंज में एक ही इंटीजर आ रहा है, तो f प्लस एफ डैश कितना हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो f कितना आ जाएगा, 1 माइनस एफ डैश, और एफ डैश किसको बोला था हम लोग, इसको। तो अब तुम इसको n टेंडिंग टू इंफिनिटी में निकालोगे, तो ये नंबर चूंकि 0 से 1 है और इसकी पावर इंफिनिटी ले जाओगे, मतलब कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी f जो होगा वो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0 से 1 के बीच के नंबर की पावर इंफिनिटी ले जाकर आंसर कितना आ जाता है, 0। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो जिस ऑप्शन में 1 होगा वो सही हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हो सकता है पहले कभी प्रॉब्लम नहीं हो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 300 which are divisible by 6 but not by 16। तो 6 वाले लिखिए कौन कौन से होंगे, 300 से छोटे 6, 12, 18, 294, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हेल्प से देख लेना कि ये कितने नंबर्स आएंगे, 49 नंबर्स आएंगे। ठीक है, कैसे पता कर लोगे, 294 लास्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म है 6 n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस भी है 6। ठीक, तो यहाँ से n 49 आ जाएगा जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे 18, 36, 54 लास्ट 288 आएगा। ठीक, तो इसमें भी वही करना कि 288 इज इक्वल टू 18 प्लस m माइनस 1 इंटू 18। ठीक, तो 16 नंबर आ गए। तो जो 18 के मल्टीपल होंगे वो 6 के भी मल्टीपल होंगे, लेकिन हम क्या चाहते हैं, 300 से छोटे वो नंबर जो 6 के मल्टीपल हो लेकिन 6 से डिविजिबल हो लेकिन 18 से ना हो। तो इन 49 नंबर जो 6 से डिविजिबल थे उसमें से वो हटा दिए जो 18 से भी डिविजिबल थे, क्योंकि ये सारे नंबर इसमें भी आएंगे ना। तो आंसर कितना हो गया, 36। मेरा तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है और ये जेईई मेन में भी आना मुश्किल। ठीक, ये क्वेश्चन है, इफ ai I is equals to 1 2 3 4 be 4 real numbers of same sign then the minimum value of summation ai upon aj i और j 1 2 3 4 है और i नॉट इक्वल टू j। ठीक, तो क्योंकि नंबर सेम साइन के हैं तो ये जो रेशियो होगा ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, सब नंबर सेम साइन के। अब इसमें देख लेना कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो एक समझा देता है कि i की वैल्यू जैसे 1 ले ली तो j की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, i नॉट इक्वल टू j, तो i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू 2, 3 और 4 हो सकती है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा a4 हो जाएगा ना। तो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a3, a1 अपॉन a4। ऐसे i की वैल्यू 2 लोगे तो क्या आ जाएगा, देखो a2 अपॉन a1, a2 अपॉन a3, a2 अपॉन a4, और ऐसे ही करके सबसे तीन तीन टर्म आएंगे, i की वैल्यू 1 से 2 से 3 से 4 से, तो टोटल 12 टर्म्स हो जाएंगे। अब इस सम की तुम्हें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो बस क्या करो am gm इक्वालिटी लगा दो, ये टोटल 12 टर्म्स लिखे हुए, तो इन 12 नंबर पे जब तुम am gm इक्वालिटी लगाओगे तो ज्योमेट्रिक मीन साइड इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होकर 12th रूट लेना होगा, तो देखोगे कि सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, सम ऑफ दीज नंबर्स, जिसको इन्होंने ई बोल दिया, अपॉन 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इनके प्रोडक्ट की पावर 1/12, और इनके प्रोडक्ट में देखो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये a1 और ये a1 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये a1 और ये a1 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे एक कहीं और a1 आ रहा होगा वो भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन साइड 1 आ जाएगा, तो e अपॉन 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो e ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ ना। तो सिंपल am gm इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था, और चूंकि नंबर सेम साइन के थे तो ये रेशियो पॉजिटिव होगा, तो हम am gm इक्वालिटी बड़े आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो वेरी इजी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। चलो, अब जैसे ये क्वेश्चन है, un is equals to un minus 1 plus un minus 2, u1 u2 1 दे रखे हैं, और हमें ये चीज निकालनी है जो यहाँ पर ये लिखी हुई है, un अपॉन un minus 1 un plus 1, और हमें ये रिलेशन दे रखा है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें n minus 1 और n plus 1 दिख रहा है, तो हम लोग ने क्या किया कि वो चीज लाने के लिए हम लोग ने यहाँ पर इस इक्वेशन में n को n plus 1 से रिप्लेस कर दिया।
तो n को जब n+1 से रिप्लेस किया तो ये क्या आ जाएगा, un+1 इज इक्वल्स टू un, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, un-1। तो यहाँ से un की वैल्यू देखो कितनी आ गई, un की वैल्यू आ गई un+1 माइनस un-1। तो अब इसको उठा के हम लोग यहाँ पर रख दें, तो यहाँ पर रखेंगे तो देखो ये इक्वेशन आ जाएगी un+1 माइनस un-1, और फिर डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे लिख लोगे तो यहाँ पर पहुंच जाओगे, यानी यहाँ पर समेशन n इज इक्वल्स टू 2 से इन्फाइनाइट, और यह आ जाएगा 1/un-1 माइनस 1/un+1। ठीक, ऐसा आ जाएगा। अब जब n की वैल्यू रखेंगे तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो देखो ये टर्म्स जो है ये कैंसिल होने लगेंगे, जैसे ये u3 है तो ये इससे कैंसिल हुआ, ऐसे ही u2 जो है वो इसके बाद वाले से, नहीं u2 नहीं कैंसिल होगा, u4 कैंसिल होगा उसके बाद, है ना, u4 का नंबर आएगा। तो ये ऐसे करके सबके सब कैंसिल होते रहेंगे, तो यहाँ पर u1 और u2 बचेगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1/u1 प्लस 1/u2, और u1 और u2 की वैल्यू दे रखी है 2। तो आंसर कौन सा सही हो गया, सी। अच्छा, इसमें देखो जो बाद के टर्म आएंगे, जैसे जैसे n को बढ़ाते जाओगे, इन्फिनिटी को ले जाओगे, तो टर्म जीरो होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये इक्वेशन दी हुई है un इज इक्वल्स टू un-1 प्लस un-2। तो जैसे मान लो कि n की वैल्यू हम लोग ने यहाँ पर रख दी से 3, तो u3 कितना आ जाएगा, u2 प्लस u1 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो अब उसके बाद 4 रखोगे तो सीरीज के जो टर्म है n की वैल्यू 4 रखो उसमें, तो कुछ और टर्म आएगा, तो आगे चल चल के ये सीरीज बड़ी होती जाएगी। तो जब 1 अपॉन बहुत बड़े टर्म आने लगेंगे तो वो कहाँ पर चले जाएंगे, जीरो को चले जाएंगे ना। 1/इनफाइनाइट टाइप की चीज आने लगेगी तो वो किसको हो जाएगी, जीरो को हो जाएगी ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप सभी को क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इसमें इसको रिड्यूस करना है। तो इसमें देखो 1+1/3 है, 1+1/3² है, 1+1/3 एंड सो ऑन है। तो बस इसमें कुछ नहीं करना होता, 1-1/3 से जब तुम मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो यहाँ पर a-b a+b a² - b² लगेगा, फिर जो आएगा उसका इसके साथ a² - b² लगेगा, और पूरी की पूरी सीरीज जो है वो रिड्यूस होती चली जाएगी ना। तो ये बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, और जब इसको सिंप्लीफाई करना, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो बस इसमें मेन स्टेप ये था कि 1-1/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, तो ऊपर एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, a+b a-b इज इक्वल टू a² - b²। ठीक है, तो वेरी इजी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट टी आर एंड एस आर बी आर ए टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स ऑफ द सीरीज रेस्पेक्टिवली ना। ये तो नॉर्मल बात है। इफ फॉर एन ऑड नंबर n एस एन इज इक्वल्स टू n, मतलब n की वैल्यू जब ऑड है तो एस एन n के बराबर है, मतलब सम ऑफ 7 टर्म्स 7 है, सम ऑफ 9 टर्म्स 9 है, सम ऑफ 11 टर्म्स 11 एंड सो ऑन, एंड tn इज इक्वल्स टू tn-1 अपॉन n स्क्वायर देन tm, m बीइंग इवन। तो ये nth टर्म दे रखा है, जब n ऑड है तो हमें mth टर्म निकालना है जहां पर m इवन है। ठीक, अब एस एन एन दे रखा है, तो ये इक्वेशन तो सही है, ऑड नंबर्स के लिए दे रखा है, तो एस एन एन होगा और एस एन-2 होगा, तो n-n-2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एस एन-2 इज इक्वल्स टू 2, और एस एन यानी कि सम ऑफ n टर्म्स, और एस एन-2 यानी कि सम ऑफ n-2 टर्म्स। तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये जो सारे टर्म दिख रहे हैं यहां से यहां तक, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कौन कौन बचेंगे, ये दोनों बस रह जाएंगे, है ना। एस एन में से जब एस एन-2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये रह जाएंगे। तो ये इक्वेशन लिखी हुई है tn प्लस tn-1 इज इक्वल्स टू 2। अब यहां से जो क्वेश्चन में tn की वैल्यू दे रखी है वो रख दी हम लोग ने, तो वो कितनी आ गई, वो आ गई tn-1 अपॉन n²। अच्छा, ये अपने को ध्यान रखना है कि चूंकि n ऑड है तो n-1 क्या होगा, इवन होगा, और यहाँ पर तो ये tn-1 ही 2। इसको सिंप्लीफाई किया तो tn-1 आ गया, कॉमन ओमन लेने के बाद 2n² अपॉन 1 प्लस n²। अब चूंकि ये चीज जो है वो इवन है, तो n-1 को हम लोग ने m, जो कि एक इवन नंबर है, उसके बराबर कर दिया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, m+1 आ गई, वो उठा के यहाँ पर रख दी। तो अब जो ऑप्शन आना होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिमाग लगाना था, जो कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The remainder when 15 to the power 23 plus 23 to the power 23 is divided by 38, ये पूछा गया। ठीक है, तो 38 यानी कि 2 इंटू 19। अच्छा, तो हमें 19 में के क्लोज लाएंगे इनको, तो 15 को लिख लिया
मतलब 19 को जनरेट करेंगे तरीके से 19 माइनस 4 और 23 को लिख लिया 19 प्लस 4, तो ये a माइनस बी की पावर n a प्लस बी की पावर n इनके ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाले टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो लास्ट वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सपेंड करने के बाद कुछ ऐसा आएगा, तो देखो 19 पूरे से कॉमन आ रहा है, तो अब बाहर एक 2 है तो 19 कॉमन आएगा, तो ये 38 लैम्डा टाइप का नंबर बन जाएगा। और 38 लैम्डा टाइप के नंबर को जब 38 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, क्योंकि वो पूरा का पूरा 38 से डिविजिबल होगा। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है बाइनोमियल का। द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, और 4 ऑप्शन दिए। तो देखो समेशन आर इज इक्वल टू 0 से 20 आर इंटू 20 माइनस आर है। देखो आर को 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और आर को 20 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 और 20 रखने से तो कोई फायदा नहीं, तो हम लोग ने यहाँ पे 1 और 19 रख लिया। अब आर, ये 20 सी आर का स्क्वायर था तो एक तो ऐसे ही रखा, और एक 20 सी आर में एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये आ गया। आर को इसके साथ रखा और 20 माइनस आर को इसके साथ रखा, बस इसी चीज को रीअरेंज करके लिख लिया। अब बाइनोमियल में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर इंटू एन सी आर इज इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। मतलब कि जो चीज यहाँ पर लिखी हो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर लिखी हो, तो ये चीज नीचे आ जाती है और इन दोनों में से एक एक कम हो जाता है। तो अब यहाँ पर सेम लॉजिक लगेगा, तो आर इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 19, दोनों जगह सेम नंबर है तो ये चीज नीचे आ जाएगी, तो 20 इंटू एक एक कम हो जाएगा 19 सी आर माइनस वन। जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर लिखा है, तो अगेन ये 20 आ जाएगा और एक एक कम हो जाएगा, तो 19 सी 20 माइनस आर में से एक कम हो जाएगा, तो 19 माइनस आर, तो 400 तो बाहर आ गया। और ये आ गया समेशन आर इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 19 सी आर माइनस वन इंटू 19 सी 19 माइनस आर। तो ये बाइनोमियल सीरीज तो आपने अच्छे से पढ़ी होगी। तो इसमें इन लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट आंसर कैसे लिखते हैं, ऊपर वालों को जोड़ देते हैं, बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में आपको पढ़ाया गया होगा, और नीचे वालों को जोड़ देते। तो 38 और इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 18, तो 38 सी 18 लिखो या 38 सी 20, बात एक ही है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया है ना। तो ये बाइनोमियल का एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें दो चीजें यूज हो गई, एक ये वाली चीज और फिर लास्ट में ये जो शॉर्टकट आपको पढ़ाया गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट निकालना है इस एक्सपेंशन में, ठीक है। इसकी पावर -30 करके कुछ दी हुई है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो क्या किया है यहाँ पर, देखो कि एलसीएम ले लिया है, और एलसीएम लेने के बाद नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए पलट के लिख दिया। तो देखो एलसीएम लोगे तो रूट एक्स माइनस वन रूट एक्स प्लस वन, तो एक्स माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, और पलट के लिख दिया तो ये आ जाएगा। अब इसमें हमें चाहिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। 30 जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो देखो ये आएगा। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तब आएगा जब ऊपर से एक्स की पावर 30 निकले, है ना, और वो एक्स की पावर इस वाले 30 से कैंसिल हो जाए, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मिल जाएगा। लेकिन यहां पर मैक्सिमम जाएगा रूट एक्स की पावर 30, जो कि होगा 15, है ना। तो इस 30 को कैंसिल करने वाला ऊपर कोई आएगा ही नहीं, तो यानी कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या आएगा, नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो पिछले जो 3-4 क्वेश्चन थे वो काफी हमारे लिए सिंपल साबित हुए, ठीक है।